टॉपिक रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के ऊपर ये तीसरा वीडियो है। तो देखो, अब इसमें भी हमें रिलायबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है, बट ये थोड़ा अलग वेराइटी का क्वेश्चन है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? डिटरमाइन रिलायबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हमें सिस्टम की रिलायबिलिटी ही निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है ये यहाँ पे दिए है। हैविंग टू ट्रांसमीटर इन पैरेलल, दो ट्रांसमीटर है, और कैसे कनेक्ट है वो दोनों ट्रांसमीटर? पैरेलल में कनेक्ट है। और फिर ये जो दो ट्रांसमीटर है ये किससे कनेक्ट है? कनेक्टेड टू रिसीवर एंड एनकोडर इन सीरीज में, ये दो पैरेलल में है। फिर ये जो पैरेलल में है ये कनेक्ट रहेंगे रिसीवर एंड एनकोडर, बट सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी दी है ट्रांसमीटर की 85%, रिसीवर की 99% और एनकोडर की 94%। तो चलो, दो ट्रांसमीटर है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ। एक को T1 एंड T2। फिर रिसीवर को R और एनकोडर को E। फिर हमारे पास रिलायबिलिटी है ट्रांसमीटर, तो दोनों ट्रांसमीटर की 85% ही है क्योंकि ट्रांसमीटर दो है। तो RT1 इक्वल टू RT2, दोनों की सेम है इसलिए इक्वल टू लिखा। 85%, 85% यानी 0.85। पता है ना कैसे आता है? 85 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज में यूज मत करना। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ रिसीवर, रिलायबिलिटी R, रिसीवर का भी हमने क्या लिया था? R। 99%, 0.99। फिर रिलायबिलिटी ऑफ एनकोडर E, 94%, 0.94। निकालना क्या है? रिलायबिलिटी। यानी RS। R स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी, S स्टैंड फॉर सिस्टम। सिस्टम रिलायबिलिटी हमें निकालना है। तो पहले ब्लॉक डायग्राम इसकी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। टू ट्रांसमीटर इन पैरेलल,
तो दो ट्रांसमीटर को पहले ड्रॉ करना। पैरेलल यानी एक के नीचे एक। एक को हमने नाम दिया है T1, एक को नाम दिया है T2। दोनों की रिलायबिलिटी है 0.85। और ये कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन हमें पता है। यहाँ से इनपुट दिखा देना। तो दो ट्रांसमीटर कनेक्टेड कैसे है? पैरेलल। टू ट्रांसमीटर इन पैरेलल। फिर ये जो दो ट्रांसमीटर है ये कनेक्टेड किसको है? रिसीवर को और एनकोडर को। और कनेक्शन कैसे उनके बीच का? सीरीज। मतलब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे। इसको मतलब ये जो है ये दोनों ट्रांसमीटर किसको कनेक्ट है? रिसीवर को और एनकोडर को। और कनेक्शन कैसे है इनका? सीरीज में। इसलिए देखो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। ये पैरेलल में है और इनको कनेक्ट कौन कौन है? रिसीवर और एनकोडर। और कैसे कनेक्ट है? ये सीरीज में। इसलिए देखो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है। अगर पैरेलल में बोलते तो इसके नीचे रिसीवर आता, फिर उसके नीचे एनकोडर आता। अगर चारों पैरेलल में होते तो एक के नीचे एक अपन ड्रॉ करते। बट क्वेश्चन में बोला है दो ट्रांसमीटर पैरेलल में है और रिसीवर और एनकोडर किस में है? सीरीज में। तो ये देखो ये सीरीज में, ठीक है, और ये पैरेलल में। ठीक है। और ये हुआ पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो अगर समझ में आ गया तभी आप ये डायग्राम बना सकते हो। दो ट्रांसमीटर है पैरेलल में, पैरेलल में दिखा देना। पैरेलल का कनेक्शन आपको पता है इस तरह से। फिर ये दोनों कनेक्ट है ना, यहाँ पे बोला है ना टू ट्रांसमीटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू। किसको कनेक्ट है? रिसीवर एंड एनकोडर। ये दोनों ट्रांसमीटर किसको कनेक्ट है? रिसीवर और एनकोडर को कनेक्ट है। और कनेक्टेड कैसे है? सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में कनेक्ट है? उन्होंने बोला है सीरीज में, इसीलिए हमने सीरीज में कनेक्ट किया, एक के बाद एक। यही तो होता है ना सीरीज कनेक्शन, एक ही लाइन में। तो अब हम रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट दिखा देना। जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें भी ब्लॉक डायग्राम एक क्वेश्चन में गिवन रहती थी। ये जो पहला वीडियो में मैंने एग्जांपल्स पढ़ा है, तो अभी ये इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ब्लॉक डायग्राम हमारे पास अभी है। तो चलो ये तो बाहर लिखना था ना, RE। इसके अंदर तो रिलायबिलिटी की वैल्यू आती है। तो कितना है? रिसीवर 0.99, एनकोडर 0.94। तो चलो सबसे पहले सीरीज का फॉर्मूला लगेगा कि पैरेलल का लगेगा? तो सबसे पहले पैरेलल का लगा लेते। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है ही। तो कंपोनेंट्स T1 and T2 connected in पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला पता है, T1 T2 1 माइनस फर्स्ट कंपोनेंट यानी T1
इंटू 1 माइनस सेकंड कंपोनेंट यानी T2। T1 की वैल्यू भी 0.85 और T2 की रिलायबिलिटी भी 85। वन माइनस 0.9775। अभी ये दोनों कंपोनेंट हटके एक कंपोनेंट बना, कौन सा? T1 T2। अब इन दोनों की जगह एक ही कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा। ये उस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी, कंपोनेंट कौन सा है? T1 T2। रिलायबिलिटी ऑफ T1 T2 कितनी है? 0.9775। फिर इसके बाद रिसीवर एनकोडर आउटपुट इनपुट। अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है, एक के बाद एक कनेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज। कौन कौन से कंपोनेंट्स? कैसे कनेक्ट है तीनों? ये लिखना बराबर सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, क्या आएगा? T1 T2 R और E। तो जितने भी कंपोनेंट रहते उनका मल्टीप्लिकेशन। पहला कंपोनेंट कौन सा है? T1 T2 इंटू उसके बाद R इंटू E। ठीक है, इनकी वैल्यू भी पता है हमें। कौन सी है वैल्यू? 0.9775 इंटू 0.99 इंटू पॉइंट। हम लिखते वक्त इसको कैसे लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना, R ऐसा लिखना था। रिलायबिलिटी ऑफ रिसीवर, रिलायबिलिटी ऑफ एनकोडर, रिलायबिलिटी ऑफ T1। ठीक है, ऐसा लिखना था उसको। पहले वीडियो में अपन ने किया था ना, जैसे नाम दिया था ABCD, लिखते वक्त RA रिलायबिलिटी ऑफ A, रिलायबिलिटी ऑफ B। तो सेम यहाँ पे भी रिलायबिलिटी ऑफ T1 यानी पहला ट्रांसमीटर, रिलायबिलिटी ऑफ T2, रिलायबिलिटी ऑफ किसका? ये रिसीवर, रिलायबिलिटी ऑफ एनकोडर, ऐसे लिखना। तो अभी हमारा आंसर आया 0.9775 इंटू 0.99
इंटू 0.94। इसका आंसर आया हमारा ठीक है। इसको परसेंटेज में भी लिख लेना, तो यहाँ पे लिख लेना द रिलायबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम is 0.9096615, मतलब 90%। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आसान था। बस आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाते आना चाहिए, और ये भी सिंपल थी। टू ट्रांसमीटर पैरेलल में फिर ये जो दो ट्रांसमीटर है, एक कनेक्टेड किसको है, रिसीवर और एनकोडर को, बट कौन सा कनेक्शन, सीरीज। इसीलिए ये दो ट्रांसमीटर को हमने कनेक्ट किया रिसीवर से और एनकोडर से, बट कनेक्शन कैसा है, सीरीज वाला। ठीक है, इसीलिए इनके सामने हमने इन कंपोनेंट को ड्रॉ किया। पैरेलल बोलते तो इनके नीचे ही आता, बट सीरीज बोला है, इसलिए ये जो पैरेलल कनेक्शन है इसके आगे हमने ड्रॉ किया, क्योंकि सीरीज कनेक्शन बोला है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। इसके बाद चलो ये क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्या बोला है, फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम। मैंने बताया था आपको, यूनिट मतलब कंपोनेंट ही होता है, मतलब 3 कंपोनेंट की हमें क्या निकालना है, रिलायबिलिटी। और वो तीनों कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है, पैरेलल सिस्टम में, यानी तीनों पैरेलली कनेक्ट है विद द रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यूनिट यानी कंपोनेंट, हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी भी हमें दी है। 3 कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी दी है। पहले कंपोनेंट की 0.6, दूसरे की 0.7 और तीसरे की 0.8। तो 3 कंपोनेंट है, तीनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलली, और तीनों की रिलायबिलिटी भी दी है। तो हम रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम आसानी से निकाल सकते। फिर ये सेकंड पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते। तो सबसे पहले तो 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम, ठीक है। फिर उसको चलो नाम दे देते हैं, लेट 3 यूनिट्स ऑफ क्या नाम देंगे, ए, कुछ भी दे सकते हो। तो रिलायबिलिटी ऑफ ए, यानी आर ए, आर स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी 0.6, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। आर बी 0.7, आर सी 0.8। ये पार्ट 2 है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है,
सबसे पहले तो हमें निकालना है रिलायबिलिटी। ऑफ 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट फिर बाद में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट तो आसान है, अभी तक हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो हम ड्रॉ करेंगे और आसान है, पैरेलल सिस्टम है बोलते। तो तीनों कंपोनेंट या तीनों यूनिट्स हम पैरेलली ड्रॉ करेंगे। पैरेलल यानी एक के नीचे एक। इसको हमने नाम दिया आर ए, आर बी, आर सी। रिलायबिलिटी है 0.6, 0.7, 0.8। कनेक्शन भी आपको पता है, एक दूसरे से कनेक्ट चाहिए। और हमें फॉर्मूला भी पता है, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम पैरेलल का 1 - तीनों के लिए लगाना पड़ेगा, तीनों कंपोनेंट के लिए 1 - फर्स्ट कंपोनेंट इंटू 1 - सेकंड इंटू 1 - थर्ड। वैल्यू इंसर्ट करेंगे 0.6, 0.7, 0.8। .976 मतलब the reliability of a 3 unit parallel system is 0.976, it means 77.6%। तो पहला पार्ट तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब देखो सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ना है आपको, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। फॉर द अबव पैरेलल सिस्टम, मतलब ये जो ऊपर वाला पैरेलल सिस्टम है, 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम है, तो इसमें क्या बोल रहे हो, शुड वी ऐड 1 more यूनिट विद द रिलायबिलिटी 0.6। तो हमें उन्होंने पूछा है क्या हम ये जो 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम है इसमें एक और यूनिट ऐड कर सकते क्या, और उस यूनिट की रिलायबिलिटी कितनी होगी 0.6। या तो ये कर सकते हैं क्या, या फिर और इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट, मतलब या तो आपको ये करना है या फिर आपको रिलायबिलिटी जो है हर यूनिट की इम्प्रूव करना है। यानी 3 यूनिट है तो हर यूनिट की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करना है 10% से। मतलब इसको भी 10% से हम इम्प्रूव करेंगे, इस रिलायबिलिटी को भी 10% से इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव यानी इंक्रीज करना, और इसको भी 10% से इंक्रीज करेंगे। ये किसके लिए बोल रहे, टू, ये देखो ये इम्प्रूव यहाँ पे क्यों करना है, ये टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अगर हमें सिस्टम की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करना है, जैसे ये हमारा सिस्टम है 3 यूनिट का पैरेलल सिस्टम, इसकी रिलायबिलिटी आई है 97.6%। अगर मुझे इस सिस्टम की रिलायबिलिटी और बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो
इन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो आप एक यूनिट ऐड करिए जिसकी रिलायबिलिटी होंगी 0.6, मतलब अभी ऑलरेडी 3 है, तो और एक यूनिट आएगा मतलब 4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर चौथा यूनिट तो लगाएंगे, बट इन्होंने सीरीज या पैरेलल तो नहीं बोला है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब आप पैरेलली सिस्टम को कनेक्ट करोगे तभी रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो रिलायबिलिटी बढ़ेंगी नहीं, घटेंगी। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तभी सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो रिलायबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है। ये एक नोट पॉइंट है, भला ही इन्होंने लिख के नहीं दिया है। जो आपको ऐड करना है 1 मोर यूनिट, उसकी रिलायबिलिटी दी है, और एक यूनिट ऐड करना है ये भी बोला है, बट कनेक्ट कैसे रहेगा वो, सीरीज में कनेक्ट रहेगा कि पैरेलल में, तो ये आपको समझना है। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज नहीं होंगी, डिक्रीज होंगी। सिस्टम की रिलायबिलिटी अगर इंक्रीज करना है तो आपको जो यूनिट है, जो कंपोनेंट है, उसको पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव होंगी यानी इंक्रीज होंगी। तो अभी ये दोनों हम करके देखेंगे। पहले ये वाला भी करके देखेंगे, फिर देखेंगे रिलायबिलिटी कितनी आई, फिर ये वाला भी करके देखेंगे, फिर देखेंगे रिलायबिलिटी कितनी आई। तो ये करने से रिलायबिलिटी ज्यादा आई कि ये वाला करने से रिलायबिलिटी ज्यादा आएंगी, ये हमें तब पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो आप ये करो या तो आप ये करो, यानी क्या करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए कि ये वाला करना चाहिए। बट अभी तो हमें पता नहीं है ना, तो इसलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, फिर रिलायबिलिटी निकालेंगे, और इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, रिलायबिलिटी निकालेंगे। फिर दोनों रिलायबिलिटी हमारे सामने होंगी, फिर हम बता सकते हैं कि अगर आपको सिस्टम की रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा टास्क कि ये वाला करना पड़ेगा। तो चलो, तो सबसे पहले ये वाला करके देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें एक और यूनिट ऐड करना है। कैसे करेंगे, पैरेलल में ही करेंगे। ठीक है, तो अभी दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो चलो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर, तो इसको केस 1 देते हैं। केस 1 में क्या करना है, ऐड 1 मोर यूनिट with the reliability 0.6। एक और यूनिट ऐड करेंगे और उस यूनिट की यानी उस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी होगी, 0.6। और कनेक्शन मैंने बताया पैरेलल में ही करना है, तभी सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। सीरीज में करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, डिक्रीज होंगी। चलो, अब 4 कंपोनेंट आएंगे यानी 4 यूनिट। उसको आर डी लिख लेते हैं अपन, और इसकी रिलायबिलिटी 678। और जो ऐड किया उसकी रिलायबिलिटी कितनी बोली है, 0.6। पैरेलल कनेक्शन है, बराबर डायग्राम बनाना। इनपुट दिखा सकते हो,
आउटपुट पता ही है कंपोनेंट कैसे कनेक्ट है। आप लिख भी सकते हो जैसे लिखते थे अपन, ऐसा नहीं क्या, कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल में लिख सकते आप। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। किसकी रिलायबिलिटी? सिस्टम की, ये वाले नए सिस्टम की। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, किसकी किसकी रिलायबिलिटी, कौन कौन से कंपोनेंट है, ABCD, ऐसा भी चलो। तो फॉर्मूला पता है, 1 - RA, 1 - RB, 1 - RC, 1 - RD। तो यहाँ तक तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो कैल्सी में है ही, बस ये ऐड कर लेता हूँ उसमें। तो 0.9904, यानी 99.04%। तो अगर हमने एक कंपोनेंट ऐड किया तो देखो, पहले 3 कंपोनेंट थे पैरेलली, तो जीरो, यानी कितनी रिलायबिलिटी थी, 97.6। हमने एक और कंपोनेंट ऐड किया पैरेलल में, तो देखो हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है। मतलब ऐड करने से रिलायबिलिटी इंप्रूव होंगी, ये तो हमें पता चल गया। बट ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर है, पता चलेगा। तो इससे तो हमें पता चल गई इतनी आई रिलायबिलिटी। अब चलो ये सेकंड वाला करके देखते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है देखो, इसमें क्या बोला है, और इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट। ईच यूनिट यानी ये जो हमारा 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम है, इसमें जो रिलायबिलिटी दी है, तो हर सिस्टम की रिलायबिलिटी 10% से हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, यानी इंक्रीज करना है। तो इसका 10%, तो देखो आपको समझ में आना चाहिए। चलो केस 2 क्या करेंगे, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट। टेन परसेंट, बराबर है। 10% से हमें इंक्रीज करना है रिलायबिलिटी हर यूनिट की, यानी हर कंपोनेंट की। तो हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 3। ये 4 वाले नहीं, ये तो हमने ये केस 1 में किया था, ठीक है। लेकिन हमारा ओरिजिनल क्या है, 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम। तो ये जो 3 यूनिट की रिलायबिलिटी दी है, तो हर यूनिट की जो रिलायबिलिटी है उसको हमें 10% से इम्प्रूव करना है, यानी इंक्रीज करना है। तो 10% से इंक्रीज करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो, तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या है, RA, फिर RB, फिर उसके बाद RC। तो पहले 0.6, इसकी 0.7, इसकी 0.8। अब ये जो रिलायबिलिटी है, इसको हमें 10% से इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो एक मैं मेथड बता रहा हूँ, अलग अलग मेथड है। मल्टीप्लाई करना 1.1 से। 1.1 क्यों, क्योंकि 10% बोला है, ठीक है। अगर 20% बोलते तो, 10% बोला तो 1.1, 20% बोलते तो 1.2, 25% बोलते तो 1.25,
ये 10% यानी 1 पॉइंट के बाद 10 लिख लेना, अभी 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। 20, 1.20, 1.25, 40 बोला तो 1 लिख लेना पॉइंट और 40 इधर। सिंपल, ये ध्यान में रख सकते हो। अब ये आता कैसे है, 10% बोला, ये 1.10 कैसे आया, देखो 1.1 कैसे आया, तो 0.6 इंटू 10% बोला तो 100% तो अपना होता ही है। अब इसमें कितना हम ऐड करेंगे, 10%, यानी ये हो जाता है 110, और डिवाइड बाय करना पड़ता है 100 से, तो 0.6, इसका आंसर आता है 1.1। कैसे किया, 100% में 10% ऐड करना। 10% ही क्यों ऐड कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10% से इंप्रूव करना है। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला रहता 20% से इंप्रूव करो, तो क्या आएगा, 20% से इंप्रूव करो मतलब 20% ऐड करना, किसमें, 100 में, यानी 100 प्लस 20, और डिवाइड में हमेशा 100 करना, तो ये आएगा 120 अपॉन, और इसका आंसर कितना आएगा, 1.20। तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, या फिर ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, लेकिन ये इम्प्रूव के लिए है। उन्होंने इम्प्रूव बोला है, डिक्रीज नहीं बोला है। तो 10% बोला तो 1.10 से मल्टीप्लाई कर देना, 20% बोला तो 1.20 से। तो हर कंपोनेंट के रिलायबिलिटी को 10% से इंक्रीज करना है, तो सबको 1.1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आएगा, 0.6 इंटू 1.1, 0.66, फिर 0.7 इंटू 1.1, 0.77, फिर 0.8 इंटू 1.1, 0.88। तो देखो हर कंपोनेंट की हमने रिलायबिलिटी इंक्रीज कर ली 10% से। पहले 0.6 थी, फिर हमने 10% से इंक्रीज किया तो 0.66, तो हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी हमने इंक्रीज की है 10% से। अब देखते हैं रिलायबिलिटी क्या आएंगी। तो सिस्टम तो हमारा पैरेलल ही है, ये हमारा हमारा RA, RB, RC, इसकी रिलायबिलिटी 0.66। मैं अभी डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बराबर लिखना, फॉर्मूला पता है आपको, 1 - RA। तो देखो अब जब हमने 10% से हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी इंक्रीज की, तो देखो कितनी है हमारी रिलायबिलिटी, यानी 99.0616 आई है, बराबर है ना। तो देखो जब हमने एक कंपोनेंट ऐड किया था पैरेलली, तब ये रिलायबिलिटी आई थी। फिर हमने हर कंपोनेंट, जो 3 कंपोनेंट थे पैरेलल सिस्टम के, उसमें हर कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 10% से इंप्रूव की, तो हमारे रिलायबिलिटी ये है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है।
ये 99.04 है, ये 99.06 है। तो अगर हमें सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है, सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज करना है, तो आप केस 1 को भी फॉलो कर सकते हो या केस 2 को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको किसी ने बोला ये आपका सिस्टम है, कौन सा, 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम, और इसकी रिलायबिलिटी कितनी थी, 0.976, और आपको बोला कि मुझे ये 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज करना है, तो आप उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हो। क्या सजेस्ट करोगे, या तो आप 1 यूनिट इसमें ऐड कर सकते हो जिसकी रिलायबिलिटी होंगी 0.6 और पैरेलल कनेक्ट रहेगा, या तो आप ये सॉल्यूशन दे सकते हो, या दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि हर कंपोनेंट की जो रिलायबिलिटी है उसको 10% से इंक्रीज करो। ये सॉल्यूशन दे सकते हो, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट सेम रिलायबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो आप फिर लास्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बाय adopting both methods ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, यानी सेम ही जैसी आई है ना, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंप्रूवमेंट इन द reliability of the system, hence any method can be preferred। चाहे आप ये वाली मेथड यूज करो केस 1, ठीक है, या फिर ये वाली मेथड यूज करो, मेथड भी लिख सकते, ये मेथड 2, ये मेथड 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बस आपको गिवन में क्या दिया है वो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। कभी कभी हमें गिवन में क्या दिया है वही समझ में नहीं आता, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। ये 2 फाइड में लिख लेना, ठीक है। एक तो आप रिलायबिलिटी, रुक जाओ, केस 1 की जगह मेथड 1 लिख लो ना, सबसे अच्छा। तो सेकंड इसमें क्या किया था, एक तो मेथड 1 अपनी कौन सी है, ऐड 1 more unit विद रिलायबिलिटी ऑफ 0.6 लिख लेना, और मेथड 2 ये लिखा 2 फाइंड में इतना लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता। और सेकंड में क्या लिखना है, इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ ईच यूनिट बाय 10%। किसके लिए, लास्ट में लिखना, ये यहाँ तक लिखा आपने 10%, किसके लिए कर रहे, टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। प्रॉपर लिखा तो अच्छा रहता है, लिख लेना 2 फाइंड में भी अच्छे से लिखना जैसे आपको समझ में आता है। हमेशा एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त बढ़िया गिवन लिखना, 2 फाइंड लिखना और फिर सॉल्यूशन पे आना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है।